प्रेरणा का एक वृक्ष बन गया है। दीर्घदृष्टा महापुरुष कौन होते हैं, कैसे होते हैं? हमारे कालखंड में हम समकक्ष व्यक्ति को कभी कहें कि ये बड़े दीर्घदृष्टा हैं, बड़े विजनरी हैं, तो ज्यादा समझ में नहीं आता है कि दीर्घदृष्टा क्या होता है, विजनरी क्या होता है। लेकिन 100 साल पहले महामना जी के इस कार्य को देखें तो पता चलता है कि दीर्घदृष्टा किसको कहते हैं, विजनरी किसको कहते हैं। गुलामी के उस कालखंड में राष्ट्र के भावी सपनों को हृदयस्थ करना और सिर्फ यह देश कैसा हो, आजाद हिंदुस्तान का रूप रंग क्या हो, ये सिर्फ सपने नहीं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए सबसे प्राथमिक आवश्यकता क्या हो सकती है, और वो है उन सपनों को साकार करे ऐसे मानव समुदाय को तैयार करना, ऐसे सामर्थ्यवान, ऐसे समर्पित मानवों की श्रृंखला शिक्षा और संस्कार के माध्यम से ही हो सकती है। और उस बात की पूर्ति को लेकर करने के लिए महामना जी ने ये विश्वविद्यालय का सपना देखा। अंग्रेज यहां शासन करते थे, वे भी यूनिवर्सिटियों का निर्माण कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर प्रेसिडेंसीज में, चाहे कलकत्ता है, मुंबई है, ऐसे स्थान पर ही वो प्रयास करते थे। और वो उस प्रकार के मनुष्यों का निर्माण करना चाहते थे कि जिससे उनका कारोबार लंबे समय तक चलता रहे। महामना जी उन महापुरुषों को तैयार करना चाहते थे कि वे भारत की महान परंपराओं को संजोए हुए राष्ट्र को निर्माण में भारत की आजादी के लिए योग्य सामर्थ्य के साथ खड़े रहे और ज्ञान के अधिष्ठान पर खड़े रहे, संस्कारों की सरिता को लेकर के आगे बढ़े। ये सपना महामना जी ने देखा था। जो काम महामना जी ने किया, उसके करीब 15-16 साल के बाद ये काम महात्मा गांधी ने गुजरात विद्यापीठ के रूप में किया था। करीब करीब दोनों देश के लिए कुछ करने वाले नौजवान तैयार करना चाहते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि महामना जी ने जिस बीज को बोया था, उसको पूरी शताब्दी तक कितने श्रेष्ठ महानुभावों ने, कितने समर्पित शिक्षाविदों ने अपना ज्ञान, अपना पुरुषार्थ, अपना पसीना इस धरती पर खपा दिया। एक प्रकार से जीवन के जीवन खपा दिए, पीढ़ियां खप गई। इन अनगिनत महापुरुषों के पुरुषार्थ का परिणाम है कि आज हम इस विशाल वटवृक्ष की छाया में ज्ञान अर्जित करने के सौभाग्य बने हैं। और इसलिए महामना जी के प्रति आदर के साथ साथ इस पूरी शताब्दी के दरमियान इस महान कार्य को आगे बढ़ाने में जिन जिन का योगदान है, जिस जिस प्रकार का योगदान है,
जिस जिस समय का योगदान है, उन सभी महानुभावों को मैं आज नमन करता हूं। एक शताब्दी में लाखों युवक यहां से निकले हैं। इन युवक युवतियों ने करीब करीब गत 100 वर्ष दरमियान जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में जाकर के अपना योगदान दिया है। कोई डॉक्टर बने होंगे, कोई इंजीनियर बने होंगे, कोई टीचर बने होंगे, कोई प्रोफेसर बने होंगे, कोई सिविल सर्विस में गए होंगे, कोई उद्योगकार बने होंगे। और भारत में शायद एक कालखंड ऐसा था कि कोई व्यक्ति कहीं पर भी पहुंचे, जीवन की किसी भी ऊंचाई पर पहुंचे, जिस काम को करता है उस काम के कारण कितनी ही प्रतिष्ठा प्राप्त क्यों न हो, लेकिन जब वो अपना परिचय करवाता था तो सीना तान करके कहता था कि मैं बीएचयू का स्टूडेंट हूं। मेरे नौजवान साथियों, एक शताब्दी तक जिस धरती पर से लाखों नौजवान तैयार हुए हो और वे जहां गए वहां बीएचयू से अपना नाता कभी टूटने नहीं दिया हो। इतना ही नहीं, अपने काम की सफलता को भी उन्होंने बीएचयू को समर्पित करने में कभी संकोच नहीं किया। यह बहुत कम होता है, क्योंकि वो जीवन में जब ऊंचाइयां पार करता है तो उसको लगता है ये मैंने पाया है, मेरे पुरुषार्थ से हुआ, मेरी इस खोज के कारण हुआ, मेरे इस इनोवेशन के कारण हुआ। लेकिन ये बीएचयू है कि जिससे 100 साल तक निकले हुए विद्यार्थियों ने एक स्वर से कहा है, जहां गए वहां कहा है कि ये सब बीएचयू के बदौलत हो रहा है। एक संस्था की ताकत क्या होती है? एक शिक्षा धाम व्यक्ति के जीवन को कहां से कहां पहुंचा सकता है, और सारी सिद्धियों के बावजूद भी जीवन में बीएचयू के एल्मना होने का गर्व करता हो, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और इसलिए लेकिन कभी कभी सवाल होता है कि बीएचयू का विद्यार्थी तो बीएचयू के लिए गौरवगान करता है, लेकिन क्या भारत के कोने कोने में 125 करोड़ देशवासियों के दिल में ये बीएचयू के प्रति वो श्रद्धा भाव पैदा हुआ है क्या? वो कौन सी कार्यशैली आई, वो कौन से विचार प्रवाह आए, वो कौन सी दुविधा आई जिसने इतनी महान परंपरा, महान संस्था को हिंदुस्तान के जन जन तक पहुंचाने में कहीं न कहीं संकोच किया? आज समय की मांग है कि न सिर्फ हिंदुस्तान, दुनिया देखे कि भारत की धरती पर कभी सदियों पहले हम जिस नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी उसका गर्व करते थे, आने वाले दिनों में हम बीएचयू का भी हिंदुस्तानी के नाते गर्व करें। ये भारत की विरासत है, भारत की अमानत है, शताब्दियों के पुरुषार्थ से निकली हुई अमानत है, लक्षावधि लोगों की तपस्या का परिणाम है। आज बीएचयू यहां खड़ा है, और इसलिए ये भाव अपनी बातों का, अपनी परंपरा का गौरव करना और हिम्मत के साथ करना,
और दुनिया को सत्य समझाने के लिए सामर्थ्य के साथ करना, यही तो भारत से दुनिया की अपेक्षा है। मैं कभी कभी सोचता हूं, योग ये कोई नई चीज नहीं है। भारत में सदियों से योग की परंपरा चली आ रही है। सदियों से योग की परंपरा चली आ रही है। सामान्य मानवीय व्यक्तिगत रूप से योग के आकर्षित भी हुआ है। दुनिया के अलग अलग कोने में योग को अलग अलग रूप में जिज्ञासा से देखा भी गया है। लेकिन हम उस मानसिकता में जीते थे कि कभी हमें लगता नहीं था कि हमारे योग में वो सामर्थ्य है जो दुनिया को अपना कर सकता है। और पिछले साल जब यूनाइटेड नेशन ने योग को अंतर्राष्ट्रीय योग के दिवस के रूप में स्वीकार किया, दुनिया के 192 कंट्रीज उसके साथ जुड़ गए और विश्व ने गौरवगान किया, विश्व ने उसके साथ जुड़ने का आनंद किया। अगर अपने पास जो है उसके प्रति हम गौरव करेंगे तो दुनिया हमारे साथ चलने के लिए तैयार होती है। ये विश्वास ज्ञान के अधिष्ठान पर जब खड़ा रहता है, हर विचार की कसौटी पर कसा गया होता है, तब उसकी स्वीकृति और अधिक बन जाती है। बीएचयू के द्वारा ये निरंतर प्रयास चला है। आज जिन छात्रों का हमें सम्मान करने का अवसर मिला, मैं उनको, उनके परिवारजनों को हृदय से बधाई देता हूं। जिन छात्रों को आज अपनी शिक्षा की पूर्ति के बाद दीक्षांत समारोह में डिग्रियां प्राप्त हुई हैं, उन सभी छात्रों को भी मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये दीक्षांत समारोह है, हम ये कभी भी मन में न लाए कि ये शिक्षांत समारोह है। कभी कभी तो मुझे लगता है दीक्षांत समारोह सही अर्थ में शिक्षा के आरंभ का समारोह होना चाहिए। ये शिक्षा के अंत का समारोह नहीं है। और यही दीक्षांत समारोह का सबसे बड़ा संदेश होता है कि हमें अगर जिंदगी में सफलता पानी है, हमें अगर जिंदगी में बदलते हैं युग के साथ अपने आप को समकक्ष बनाए रखना है, तो उसकी पहली शर्त होती है हमारा भीतर का जो विद्यार्थी है वो कभी मुरझा नहीं जाना चाहिए, वो कभी मरना नहीं चाहिए। दुनिया में वो ही इस विशाल जगत को, विशाल व्यवस्था को, अनगिनत आयामों को पा सकता है, कुछ मात्रा में पा सकता है, जो जीवन के अंतकाल तक विद्यार्थी रहने की कोशिश करता है, उसके भीतर का विद्यार्थी जिंदा रहता है। और इसलिए आज जब हम दीक्षांत समारोह से यहां से निकल रहे हैं, तब हमारे सामने एक विशाल विश्व है। पहले तो हम ये कुछ स्क्वायर किलोमीटर के विश्व में गुजारा करते थे, परिचितों से मिलते थे, परिचित विषय से संबंधित रहते थे। लेकिन अब अचानक उस सारी दुनिया से निकल करके एक विशाल विश्व के अंदर अपना कदम रखने जाते हैं। ये पल सामान्य नहीं होती है। एक तरफ खुशी होती है,
कि चलिए मैंने इतनी मेहनत की, 3 साल, 4 साल, 5 साल इस कैंपस में रहा, जितना मुझसे हो सकता था मैं ले लिया, पा लिया। लेकिन अब निकलते ही दुनिया का मेरी तरफ नजरिया देखने का बदल जाता है। जब तक मैं विद्यार्थी था, परिवार, समाज, साथी, मित्र मेरी पीठ थपथपाते रहते, नहीं नहीं बेटा अच्छा करो, बहुत अच्छा करो, आगे बढ़ो, बहुत पढ़ो। लेकिन जैसे ही सर्टिफिकेट लेकर के पहुंचता हूं तो सवाल उठता है, बताओ भाई अब आगे क्या करोगे। अचानक एग्जाम देने गया, तब तक तो सारे लोग मुझे पुश कर रहे थे, मेरी मदद कर रहे थे, प्रोत्साहित कर रहे थे। लेकिन सर्टिफिकेट लेके घर लौटा तो सब पूछ रहे, बेटे अब बताओ क्या, अब हमारा दायित्व पूरा हो गया, अब बताओ तुम क्या दायित्व उठाओगे। और यहीं पर जिंदगी की कसौटी का आरंभ होता है। और इसलिए जैसे साइंस में 2 हिस्से होते हैं, एक होता है साइंस और दूसरा होता है अप्लाइड साइंस। अब जिंदगी में जो ज्ञान पाया है वो अप्लाइड पीरियड आपका शुरू होता है, और उसमें आप कैसे टिकते हैं, उसमें आप कैसे अपने आप को योग्य बनाते हैं। कभी कभार कैंपस की 4 दीवारों के बीच में, क्लासरूम की 4 दीवारों के बीच में, शिक्षक के सानिध्य में, आचार्य के सानिध्य में चीजें बड़ी सरल लगती हैं। लेकिन जब अकेले करना पड़ता है तब लगता है यार अच्छा होता उस समय मैंने ध्यान दिया होता, यार उस समय तो मैं अपने साथियों के साथ मास्टर जी की मजाक उड़ा रहा था, यार ये छूट गया। फिर लगता है यार मैंने अच्छा होता देखा होता। ऐसी बहुत बातें याद आएगी आपको, जीवन भर यूनिवर्सिटी की वो बातें याद आएगी जो रह गया वो क्या था, और न रह गया होता तो मैं आज कहां था। और व्यापक होती है, मेरे मन में दर्द रहता है कि आज का विज्ञान, आज की ये सब खोज, कैंसर के मरीज के लिए नित्य नई नई चीजें आ रही हैं। क्या मेरे सिकल सेल से पीड़ित मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के लिए शास्त्र कुछ लेकर के आ सकता है, मेरे नौजवान कुछ इनोवेशन लेकर के आ सकते हैं क्या? वे अपने आप को खपा दे, खोज करें, कुछ दें, और शायद दुनिया के किसी और देश में खोज करने वाला जो दे पाएगा उससे ज्यादा यहां वाला दे पाएगा, क्योंकि वो यहां की रुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति से परिचित है। और तब जाकर के मुझे बीएचयू के विद्यार्थियों से अपेक्षा रहती है कि हमारे देश की समस्याएं, उन समस्याओं के समाधान में हम आने वाले युग को देखते हुए कुछ दे सकते हैं क्या? आज विश्व ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज बड़ा परेशान है। सारे दुनिया के देश अभी पेरिस में मिले थे, COP21 में। पूरे विश्व का 2030 तक 2 डिग्री टेम्परेचर कम करना है, 2 डिग्री। सारा विश्व मशक्कत कर रहा है कैसे करें, और अगर ये नहीं हो पाया तो पता नहीं कितने आइलैंड डूब जाएंगे, कितने समुद्री तट के शहर डूब जाएंगे, पता नहीं ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण पता नहीं कैसे क्या हो जाएगा। पूरा विश्व चिंतित है। हम वो लोग हैं जो प्रकृति को प्रेम करना हमारी रगों में है। हम वो लोग हैं जिन्हें पूरे ब्रह्मांड को अपना एक परिवार माना हुआ है। हमारे भीतर, हमारी जहन में वो तत्व ज्ञान तो भरा पड़ा है। और तभी तो बालक छोटा होता है तो मां उसे शिक्षा देती है, देखो बेटे ये जो सूरज है ना ये तेरा दादा है, और ये चांद है ये तेरा मामा है। पौधे में परमात्मा देखता है, नदी में मां देखता है,
ये जहां पर संस्कार है, जहां प्रकृति का शोषण गुनाह माना जाता है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर इज अ क्राइम, मिल्किंग ऑफ द नेचर, यही हमें अधिकार है। ये जिस धरती पर कहा जाता है, क्या दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग के संकट से बचाने के लिए कोई नए आधुनिक इनोवेशन के साथ मेरे भारत के वैज्ञानिक बाहर आ सकते हैं क्या? मेरे भारत की संस्थाएं बाहर आ सकती है क्या? हम दुनिया को समस्याओं से मुक्ति दिलाने का एक ठोस रास्ता दिखा सकते हैं क्या? भारत ने बेड़ा उठाया है। 2030 तक दुनिया ने जितने संकल्प किए उससे ज्यादा हम करना चाहते हैं, क्योंकि हम मानते हैं, हम ये सदियों से मानते आए हुए हैं कि प्रकृति के साथ संवाद होना चाहिए, प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं होना चाहिए। ये हम मानते आए हैं। लेकिन आज अभी एक हमने 2 इनिशिएटिव लिए हैं। एक अमेरिका, फ्रांस, भारत और बिल गेट्स का एनजीओ, हम मिलकर के इनोवेशन पे काम कर रहे हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी को एफोर्डेबल कैसे बनाएं, सोलर एनर्जी को एफोर्डेबल कैसे बनाएं, सस्टेनेबल कैसे बनाएं, उस पर काम कर रहे हैं। दूसरा, दुनिया में वो देश जहां 300 दिवस से ज्यादा सूर्य की गर्मी का प्रभाव रहता है, ऐसे देशों का एक संगठन किया है। पहली बार दुनिया के 122 देश जहां सूर्य के आशीर्वाद रहते हैं, उनका एक संगठन हुआ है और उसका वर्ल्ड कैपिटल हिंदुस्तान में बनाया गया है। उसका सेक्रेटरीट अभी फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, उस दिन उद्घाटन किया गया। लेकिन इरादा यह है कि देश, दुनिया जब संकट झेल रही है, हम क्या करेंगे? हमारा उत्तर प्रदेश, गन्ना किसान परेशान रहता है, लेकिन गन्ना के रस से इथेनॉल बनाएं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर उसको जोड़ दें तो एनवायरमेंट को फायदा होता है, मेरे गन्ना किसान को भी फायदा हो सकता है। मेरे बीएचयू में ये खोज हो सकती है कि हम मैक्सिमम इथेनॉल का उपयोग कैसे करें। हम